हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 3 फरवरी 2025 मंडे यानी सोमवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं, फॉलो करते हैं और कुछ भी अगर आपको हेल्प मिल रही है, कुछ नया आप लोग सीख रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, ताकि सो दैट थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को भी मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। बट उसके लिए हमें आपके साथ और आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो आज की न्यूज़पेपर में मैं चलूँ उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल यानी कि 2 फरवरी के दिन जो हमने बजट की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोग हर पेज पे या अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई जो भी बजट में अनाउंसमेंट्स किए गए हैं उनको डिस्कस कर रहे थे, तो उसको लेकर मैंने कल ही 4 वीडियो पोस्ट की थी। बट आप लोगों ने ज़्यादा उसको मतलब बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स उसमें नहीं रहा है, बट फिर भी उसको वी हैव टू कंप्लीट इट, हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसको अब मैं ऐसे कंप्लीट करूँगा कि 1 वीडियो एट अ डे, ठीक है। मतलब ये जो आईना सीरीज़ हमारी चल रही है रेगुलर डेली की, ये तो रहेगी, उसके साथ साथ एक वीडियो आपको वो बजट सीरीज़ का भी मिलेगा। अराउंड आई थिंक 4 to 5 वीडियोज़ उसमें और आएंगे और तब जाके वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो मोस्ट प्रोबेबली विद इन दिस वीक वी विल कंप्लीट दैट। और उसके बाद जब वो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं आपको सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं, जो भी हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हाईलाइटेड आर्टिकल्स, उसके बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूँगा। ठीक है, आई थिंक फेयर इनफ है ना। क्योंकि मैं कल ही पहले सोच रहा था सारे के सारे वीडियोस अपलोड करने का, फिर क्योंकि जब ये देखा कि बहुत सारे लोग मतलब कुछ खास उसमें व्यूज़ नहीं थे, नोबडी वाज सीइंग टू इंटरेस्टेड, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड लोग नहीं लग रहे थे, है ना। फिर ये भी होता है कि अगर यूट्यूब पर आप अगर एक साथ अगर सारे वीडियोस डाल दें तो एक दिन के 3 वीडियो से ज़्यादा की वो नोटिफिकेशन भी नहीं देता है ना। अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है तब भी। तो आई थॉट इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि बहुत ज़्यादा वीडियोस पोस्ट किए जाएँ एक दिन में। तो देन आई डिसाइडेड कि वो पूरा तो करना ही है, डेफिनेटली उसको हम पूरा करेंगे। तो हम एक एक दिन का एक एक वीडियो जो है वो पोस्ट करेंगे अदर देन दिस, ठीक है। मतलब जो डेली का आईना सीरीज़ है उसके अलावा। क्लियर? चलो, तो आज के न्यूज़पेपर पे चलते हैं और आज के आर्टिकल्स देखते हैं। तो ये आज का देखो न्यूज़पेपर है और आज के न्यूज़पेपर में सच कोई बहुत खास न्यूज़ शुरुआत के पेजेस में तो नहीं है। सिर्फ एक्सप्लेन पेज पर हमें 2 आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं जो हम देखेंगे और वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। ठीक है, बीच के पेजेस में सच कोई खास आर्टिकल नहीं है जो हमें देखने हो। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है ऐसा। एक्सप्लेन पेज की अगर मैं बात करूँगा तो 2 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं। एक तो ये है कि उत्तराखंड में अभी जो यूसीसी लागू हुआ है, दैट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो लागू हुई है, उसको लेकर अब रूल्स वगैरह सामने आ गए हैं। तो यहाँ पर जो सबसे कंटेंशियस या सबसे जो विवादास्पद मुद्दा है वो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, तो उसको लेकर ये रूल्स क्या कहते हैं इस बारे में बात करेंगे हम लोग। और एक बेसिकली कन्फ्लिक्ट चल रहा है कॉन्गो में, ठीक है, जो ये है आपका डीआरसी, दैट इज़ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो साउथ अफ्रीका मतलब सॉरी जो अफ्रीका का एक देश है, वहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट चल रहा है। और उस कन्फ्लिक्ट में वहाँ के जो उस देश के मतलब डीआरसी के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ रवांडा एंड बुरुंडी, वो भी उसमें शामिल हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों पूरा ये कन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा ये भी समझेंगे। क्योंकि कभी कभी इंटरनेशनल न्यूज़ आजकल यूपीएससी इस तरीके की भी पूछ रहा है ना, कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कि प्लेसेस इन न्यूज़ के रूप में, तो वो देखेंगे। यहाँ पर एक रेबल ग्रुप का नाम दिया हुआ है वो देखेंगे और थोड़ा सा इस रीजन को हम लोग मैप के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद एक ये वाला आर्टिकल है विच आई विल शेयर इट विद यू। ठीक है, हालांकि हम लोगों ने जो अमेरिका में इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है वो हम लोगों ने कुछ दिनों पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था, मैं आपको यहाँ पर ये शेयर करूँगा, दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मैंने आपको हमेशा ये कहा है कि किसी भी आर्टिकल की अगर आपको रेलिवेंस मेजर करनी है कि कौन सा आर्टिकल वी हैव टू कवर, कौन सा आर्टिकल वी हैव टू लीव, तो उसके लिए आपको उस आर्टिकल की रेलिवेंस मेजर करनी होती है फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि जब आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, जैसे 3 महीने 4 महीने के बाद आप प्रीलिम्स देंगे,
उसमें अगर आप क्लियर होते हैं तो सितंबर के मंथ में, यानी कि आज से 8-9 महीने के बाद आप मेंस देंगे। तो उस आर्टिकल की रेलिवेंस उस समय तक कितनी है? हमें आज वो आर्टिकल हो सकता है वो चीज़ें न्यूज़ में चल रही हों, काफ़ी ज़्यादा चल रही हों, और हमें लग रहा हो कि यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हमें इंपॉर्टेंस आज के पर्सपेक्टिव में नहीं देखनी है। हमें इंपॉर्टेंस देखनी है उस आर्टिकल की जब हम एग्ज़ाम में अपीयर होंगे, उस समय के पर्सपेक्टिव में, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक बार आप इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। आर्टिकल्स रीड करने से आपके दो फ़ायदे हैं। एक तो अगर वहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो आप उसको कैप्चर कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा आपकी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं, जो रीडिंग स्किल्स हैं, जो अंडरस्टैंडिंग स्किल्स हैं, वो थोड़ा सा इम्प्रूव होती हैं, ठीक है। देर इज़ नो अदर वे आउट कि आप अपनी जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। यू हैव टू इम्प्रूव दोज स्किल्स ग्रेजुअली, धीमे धीमे ग्रेजुअली इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, और वो ऐसे ही पढ़ पढ़ के आर्टिकल्स को समझ के ऐसे ही हो सकता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, और बाकी ये 2 आर्टिकल्स मैं आपके लिए कवर यहाँ पर कर रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये जो यूसीसी वाला आर्टिकल है, पहले इसी को देखते हैं कि हाउ द उत्तराखंड यूसीसी रेगुलेट्स लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, कि लिव इन रिलेशनशिप्स को यहाँ पर रेगुलेट कैसे किया जाएगा। अब देखो, उत्तराखंड की सरकार ने पिछले हफ्ते यहाँ पर इसके लिए रूल्स जो हैं वो ले आए हैं। मतलब पहले यूसीसी का बिल पास हुआ था यहाँ की विधानसभा में लास्ट ईयर, और इस साल जो है वो इसके रूल्स भी आ गए हैं। तो रूल्स अब नोटिफाई होने के बाद अब ये यूसीसी यहाँ पर लागू हो गया है, ठीक है, इम्प्लीमेंट हो गया है। और उसमें बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है, कि लिव इन रिलेशनशिप को क्या करवाना होगा, रजिस्टर करवाना होगा। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमंग अदर थिंग्स, बाकी चीज़ें तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो कपल है, मतलब जो लिव इन कपल है, उसको 16 पेज का एक फॉर्म भरना होगा, ठीक है, 16 पेज का एक फॉर्म भरना होगा, और एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना होगा फ्रॉम अ रिलीजियस लीडर शोइंग दे आर एलिजिबल टू मैरी इफ़ दे चूज, ठीक है। तो उनको एक 16 पेज का फॉर्म भरना होगा। जो फॉर्मेलिटीज़ हैं मैं वो बता रहा हूँ। एक तो 16 पेज का फॉर्म भरना होगा अपने लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करवाने के लिए, और साथ ही साथ जिस भी धर्म के वो हैं, ठीक है, जिस भी रिलीजन के वो दोनों कपल हैं, उनको अपने रिलीजियस लीडर से एक सर्टिफिकेट, रिलीजियस लीडर मतलब जैसे प्रीस्ट वगैरह होते हैं, है ना, या चर्च वगैरह के केस में जो आपके पादरी वगैरह होते हैं, है ना, या फिर आपके जो, अगर मैं इस्लाम की बात करूं तो काजी वगैरह जो होते हैं, तो उनसे एक आपको रिलीजियस लीडर से एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा, जिसमें ये लिखा होगा कि आप अगर चाहें तो शादी करने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। बात समझ गए? ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। 16 पेज का फॉर्म भरना है, और एक अपने रिलीजियस लीडर से एक ये लेके आना है, क्या, सर्टिफिकेट, जिसमें ये लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल टू मैरी, आप शादी कर सकते हैं उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप लिव इन में रह रहे हैं, अगर आप ऐसा चूज करते हैं तो, ठीक है। अब उत्तराखंड यूसीसी मेक्स इट कंपलसरी फॉर उत्तराखंड रेसिडेंट्स एंड दोज फ्रॉम उत्तराखंड रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट टू रजिस्टर ऑल लिव इन रिलेशनशिप्स। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल्स हैं, ये उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, उत्तराखंड रेसिडेंट्स, उत्तराखंड के रेसिडेंट्स मतलब जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं, कोई भी हो वो, चाहे कहीं के भी हो, उनके ऊपर ये रूल लागू होंगे। और साथ ही साथ दोज फ्रॉम उत्तराखंड रिसाइडिंग आउटसाइड द स्टेट, दोज फ्रॉम उत्तराखंड मतलब जिनके पास उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड के ओरिजिनल रेसिडेंस है, जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल वगैरह है, अगर वो उत्तराखंड के बाहर भी कहीं रह रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये लागू होगा, ठीक है, कि उनको अपने लिव इन रिलेशनशिप्स क्या करने होंगे, रजिस्टर करवाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि सच अ लॉ इज़ नेसेसरी टू अवॉइड डोमेस्टिक क्राइम्स आउटसाइड ऑफ मैरिज, ठीक है, कि जो भी डोमेस्टिक क्राइम्स आउटसाइड ऑफ मैरिज होते हैं, ठीक है, मतलब मैरिज के बाहर जो क्राइम होते हैं, डोमेस्टिक क्राइम्स, उनको रोकने के लिए, उनको अवॉइड करने के लिए इस तरीके के रजिस्ट्रेशंस वगैरह या इस तरीके का कानून ज़रूरी है। अब हाउ इज़ अ लिव इन रिलेशनशिप डिफाइंड एंड हु कैन बी इन लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। अब ये लिव इन रिलेशनशिप को कैसे डिफाइन किया गया है और लिव इन रिलेशनशिप में कौन रह सकता है। तो उत्तराखंड यूसीसी डिस्क्राइब्स अ लिव इन रिलेशनशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन, ठीक है, एक आदमी और एक औरत, उसके बीच का रिलेशनशिप, और ऐसा रिलेशनशिप जिसमें वो दोनों
कोहैबिट करते हैं, कोहैबिट करना मतलब एक साथ रहना, इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। जैसा मैरिज में होता है ना कि शादी के बाद दो लोग एक साथ रहते हैं, तो उसी तरीके का अगर आपका रिलेशनशिप है, अगर आप एक साथ रह रहे हैं, एक जगह पर रह रहे हैं, लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो उसको लिव इन रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। दिस डेफिनेशन हाउएवर कवर्स ओनली हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स। ये भी ध्यान रखिएगा कि इस परिभाषा में, इस डेफिनेशन में सिर्फ हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स ही जो है वो डिफाइन किए गए हैं। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब है एक मेल और एक फीमेल, यानी कि अगर दो फीमेल साथ रह रही हैं, दो मेल साथ रह रहे हैं, जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो इसमें डिफाइंड नहीं है, वो इसमें कवर्ड नहीं है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इट स्टिपुलेट्स दैट लिव इन कपल्स मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम रिलीजियस लीडर्स इफ दे फॉल इन एनी ऑफ द 74 relationships दैट आर प्रोहिबिटेड सच एज अ रिलेशनशिप बिटवीन कजिन्स। ठीक है, कि मतलब रिलीजियस लीडर से उनको इस तरीके का एक कपल, मतलब उन कपल, लिव इन कपल्स को रिलीजियस लीडर से एक ऐसा सर्टिफिकेट लेके आना होगा, एक ऐसा परमिशन लेके आना होगा, इफ़ दे फॉल इन एनी वन ऑफ द 74 relationships दैट आर प्रोहिबिटेड। 74, ये जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होते हैं ना, ये आपके मतलब ऐसे रिलेशनशिप्स हैं इन विच द मैरिजेज आर नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे मैं मतलब थोड़ा सा आपको सुनने में अजीब लगेगा, बट ऐसा होता है, इनको बोलते हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे आपका आप है, ठीक है, तो आपसे ऊपर यानी कि आपके पेरेंट्स, और आपसे नीचे अगर आपके मतलब अगर आप मैरिड हैं तो आपसे नीचे यानी कि आपके बच्चे, तो आप उनके साथ शादी नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ हो गई। देन आप अपने सिबलिंग्स के साथ शादी नहीं कर सकते। देन आप अपने जो फर्स्ट कजिन्स हैं उनके साथ शादी नहीं कर सकते। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को माना जाता है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, तो इस तरीके का सर्टिफिकेट लेके आना होगा या परमिशन लेके आनी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको अपने रिलीजियस लीडर से एक सर्टिफिकेट लेके आना है जिसमें ये मेंशन किया हो कि आप शादी करने के लिए एलिजिबल हैं, है ना। अगर आप चूज करते हैं तो आप 74 अगर इस तरीके के रिलेशनशिप्स में है जिसमें डिग्री ऑफ क्या है, ये दैट आर प्रोहिबिटेड अगर है, तो आपको ऐसी परमिशन लेके आनी होगी, सच एज अ रिलेशनशिप बिटवीन कजिन्स। ठीक है, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट अ पर्सन कैन नॉट एंटर अ लिव इन रिलेशनशिप विद समवन हु इज ऑलरेडी मैरिड और इन अनदर लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के साथ लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकता जिसकी ऑलरेडी शादी हुई हो। ठीक है, मतलब किसी की शादी हो गई है और उसके साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके साथ भी आप लिव इन में नहीं रह सकते। ठीक है, समझ गए बात, यहाँ तक भी क्लियर है। इसके बाद ये लिखा है, इफ द कंसेंट टू एनी रिलेशनशिप इज ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, कोअर्जन, undue influence, misrepresentation or fraud as to any material fact or circumstances concerning the other partner, including his or her identity, the relationship will not be counted as a live-in relationship। यानी कि अगर कोई दूसरा, मतलब जैसे आप एक हैं और आपके साथ जो दूसरा पार्टनर है, अगर आप मेल है तो दूसरा पार्टनर फीमेल, आप फीमेल है तो दूसरा पार्टनर मेल, अगर आपने दूसरे सामने वाले की जो कंसेंट है, जो मतलब इसकी रजामंदी है, अगर वो आपने गलत तरीके से ऑब्टेन की है, जोर ज़बरदस्ती करके ऑब्टेन की है, उसकी आइडेंटिटी को छुपाया है ना, तो उस केस में क्या होगा, वो रिलेशनशिप एज अ लिव इन रिलेशनशिप में काउंट नहीं होगा। एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन द रजिस्ट्रार हैज़ द पावर टू मेक अ समरी इंक्वायरी टू इस्टेब्लिश इफ़ अ लिव इन रिलेशनशिप इज़ इन द नेचर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। तो जिस समय रजिस्ट्रेशन होगा इसका, इस रिलेशनशिप का, उस समय रजिस्ट्रार यानी कि जो रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके पास ये पावर है कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि ये उसी तरीके का लिव इन रिलेशनशिप है जैसा लॉ में मेंशन किया गया है। क्वेश्चंस ऑफ कंसेंट एंड आइडेंटिटी कैन ऑल बी वेरीफाइड बाय द गवर्नमेंट। कि जो कंसेंट ली गई है आपके पार्टनर की, क्या वो सही तरीके से ली गई है, क्या आपकी जो आइडेंटिटीज़ वगैरह हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो वेरीफाई की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि हाउ डज़ द यूसीसी रेगुलेट लिव इन्स एंड हाउ कैन वन रजिस्टर अ लिव इन रिलेशनशिप। तो आप लिव इन रिलेशनशिप को, मतलब ये जो लॉ है वो कैसे रेगुलेट करता है, और अगर आप चाहते हैं अपना लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर करवाना तो वो कैसे करवा सकते हैं। तो लॉ एसेंशियली रिक्वायर्स इंडिविजुअल्स टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अपना एक स्टेटमेंट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप सबमिट करना होगा
विद इन अ मंथ ऑफ एंटरिंग सच अ रिलेशनशिप, इस तरीके के रिलेशनशिप में आने के 1 महीने के अंदर, एज वेल एज द स्टेटमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप इफ एंड व्हेन दैट हैपन्स। और अगर आपका लिव इन रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो वो भी आपको उसका भी जो एक स्टेटमेंट है वो सबमिट करना होगा। द लॉ सेज दैट दिस रजिस्ट्रेशन इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब लॉ में ये कहा गया है कि ये जो रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है ये सिर्फ रिकॉर्ड रखने के लिए है। ऑल्दो रजिस्ट्रार इज सपोज टू फॉरवर्ड दीज स्टेटमेंट्स टू लोकल पुलिस स्टेशन वेयर द कपल लिव्स एंड इन केस वन ऑफ देम इज लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज टू देयर पेरेंट और लोकल गार्डियन। ठीक है, रजिस्ट्रार जो है वो उन स्टेटमेंट्स को उस पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड करेगा जहाँ पर ये लोग रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके घर का एड्रेस दिया होगा कि कहाँ पर वो रह रहे हैं, तो उस एड्रेस का जो पुलिस स्टेशन होगा उस एरिया का वहाँ पर फॉरवर्ड किया जाएगा। और अगर उन दोनों में से, लड़का और लड़की में से अगर किसी की भी उम्र 21 साल से कम है तो उनके पेरेंट को या लोकल गार्डियन को भी जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे आजकल की डेट में मतलब जो देखा जा रहा है या आजकल इस तरीके का एक बहुत ट्रेंड, ये जो लिव इन रिलेशनशिप का ये क्रेज़ भी कहें आप, ट्रेंड भी कहें, ये बढ़ता जा रहा है खासकर युवाओं के बीच में। तो उसमें अगर उम्र 18 साल मतलब 20-21 साल से कम है तो आपको बच के रहना होगा, क्योंकि अदरवाइज़ मतलब बच के क्या रहना होगा इन द सेंस कि आप इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं या उत्तराखंड के रेसिडेंट हैं तो आप इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, क्योंकि अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट जो है वो आपके पेरेंट्स तक पहुंच जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है, ये मतलब मेरा मानना क्या है, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली, वैसे मैं 100% भी कह सकता हूँ बट स्टिल मैं 1% इसमें छोड़ रहा हूँ। 99% केसेस में लड़का या लड़की जब लिव इन रिलेशनशिप में होते हैं तो उनके घर वालों को नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि हमारा जो समाज है वो इस तरीके की मतलब जो हमारे समाज की जो कन्वेंशनल सोच है वो इस तरीके के रिलेशनशिप्स को रिकग्नाइज भी नहीं करती है और प्रमोट भी नहीं करती है। ठीक है, आप एक बार अपने घर में, चलिए आपकी उम्र मैं कह रहा हूँ लेट्स से ना, मतलब एक घर वालों का एक आप कह सकते हैं प्रतिक्रिया जानने के लिए कि उनका क्या इस पर रिएक्शन होता है, आप एक बार उनसे कभी बात कीजिएगा इस बारे में। ठीक है, वैसे तो मैं ये मतलब आप सब तो इस उम्र से बड़े ही हैं, डेफिनेटली 21 साल से बड़े ही हैं, आप लोग एक बार उनसे बात कीजिएगा। ठीक है, कि अगर मतलब जस्ट कभी उनके साथ अगर आप बैठे हों तो इस बात को लेकर चर्चा कीजिएगा कि हमने अपने करंट अफेयर्स में ऐसा पढ़ा कि उत्तराखंड में इस तरीके का रूल आया हुआ है। तो आप उनसे ये बात कीजिएगा कि अगर कभी आपने ऐसा किया होता या कभी आप ऐसा अगर करते या करना चाहते या आगे करना चाहेंगे, अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। ठीक है, या आप उनसे पूछिएगा, उनसे बात कीजिएगा, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि जो बात मैं 99% कह रहा हूँ वो 100% सही है, कि जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उनके पेरेंट्स को ये चीज़ें नहीं पता होती, क्योंकि हमारी जो समाज की कन्वेंशनल सोच है, जो एक ट्रेडिशनल सोच है, उसमें इस तरीके के रिलेशंस को रिकॉग्नाइज या प्रमोट नहीं किया जाता है ना, चाहे वो कोई भी धर्म हो। मैं इसमें रिलीजन स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में, हर धर्म में ये चीज़ वैलिड है। ठीक, आप एक बार बात करके देखिएगा और अब क्या रिएक्शन आता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, देखिए आगे लिखा है रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन भी हो सकता है आधार का यूज़ करके, या फिर ऑफलाइन भी आप करवा सकते हैं। अगर ऑफलाइन कराना चाहते हैं तो कपल को जो है वो रजिस्ट्रार के पास जाना होगा ऑफ देयर जुरिस्डिक्शन विद अ 16 पेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लेके। रजिस्ट्रार जो है वो एप्लीकेशन को 30 दिन के अंदर वेरीफाई करेंगे और अगर रिजेक्ट किया जाता है तो फिर उसमें आप 30 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत है, तो आपको प्रूफ ऑफ एज देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आइदर इंडिविजुअल जो है वो 21 साल से कम है तो उनके पेरेंट्स को बता दिया जाएगा। प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी बताना होगा, जो उत्तराखंड से हैं तो उनके लिए प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा या एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होगा अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो। और जो लोग उत्तराखंड में रह रहे हैं 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल होगा या फिर रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स होंगे पासपोर्ट के, रेंट एग्रीमेंट के, साथ ही साथ जो टेनेंट सर्टिफिकेट होता है वो भी हो सकता है, उसका भी यूज़ किया जा सकता है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस के लिए। प्रूफ ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है, आपका प्रीवियस हिस्ट्री क्या रही है रिलेशनशिप की, वो भी उसका भी प्रूफ चाहिए। यानी कि अगर किसी का डिवोर्स हुआ है तो फाइनल डिग्री ऑफ डिवोर्स, फाइनल डिग्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज, कि किसी की अगर मैरिज नल हो गई है तो उसका भी फाइनल डिग्री लगेगी।
अगर आपके स्पाउस की डेथ हो गई है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर आप पहले किसी रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे, वो ख़त्म हो गया, अब दूसरा रिलेशनशिप आप शुरू कर रहे हैं, तो उसके भी टर्मिनेटेड लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है। इसके बाद प्रूफ ऑफ परमिसिबिलिटी ऑफ मैरिज, ये तो मैंने आपको वही बताया कि इसमें आपको रिलीजियस लीडर या कम्युनिटी हेड कंसर्न या फिर ऑफिशियल ऑफ रिलीजियस और कम्युनिटी बॉडी कंसर्न से आपको वो सर्टिफिकेट लेके आना होगा, क्या कि आप जो है वो मैरिज कर सकते हैं। ठीक है। ऑफ द कस्टम्स एंड यूसेज गवर्निंग द पार्टी और पार्टीज टू द मैरिज परमिट द मैरिज विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि आप उसमें ये होगा कि आप डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के दायरे में मैरिज के लिए परमिसेबल है, मतलब मैरिज के लिए एलिजिबल है। ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रजिस्टरिंग, अब रजिस्टर करने के फ़ायदे क्या हैं। देखो, अगर किसी महिला को उसके लिव इन पार्टनर के द्वारा छोड़ दिया जाता है तो शी कैन सीक मेंटेनेंस एज इफ दे हैड बीन मैरिड। ये एक मतलब फीमेल्स के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर लिव इन रिलेशनशिप के दौरान महिला की कंसेंट के बिना, अगर तो दोनों लोग एक दूसरे की कंसेंट से रिलेशनशिप खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब देखो यार, ये लिव इन रिलेशनशिप है, शादी तो है नहीं। ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो ज़िंदगी भर साथ रहेंगे। अगर वो साथ रहते रहते लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहते उन्होंने शादी कर ली, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ऐसे भी केसेस हो सकते हैं। बट लिव इन रिलेशनशिप क्या है कि दो लोग साथ रहना चाह रहे हैं बट शादी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी कारणवश हो सकता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स, बट इस बात को आप लोग समझते हैं। तो अगर किसी का रिलेशनशिप खत्म होता है, अगर वो दोनों एक दूसरे की कंसर्ट से खत्म हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, तो उस केस में जो लड़की है, जो विमेन है, वो क्या कर सकती है, वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है, जैसा मैरिज के केस में होता है। ठीक है। और ये लॉ स्टेट करता है कि दैट द प्रोविजंस रिलेटेड टू मेंटेनेंस इन अ मैरिज शैल अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। ठीक है, कि यानी कि जो ये मेंटेनेंस के प्रोविजन है जैसे मैरिज में होते हैं, वो यहाँ पर भी अप्लाई होंगे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है, लीगल टर्म है। इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे कि किसी चीज़ में कोई चेंज करके उसको अप्लाई किया जाता है ना, वैसे तो जैसे शादी में जो मैरिज में जो मेंटेनेंस के प्रोविजंस हैं, उसी तरीके के प्रोविजंस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे, उसमें कुछ चेंजेस करके। ठीक है। द लॉ ऑल्सो स्टेट्स दैट लेजिटिमेसी ऑफ अ चाइल्ड born आउट ऑफ अ लिव इन रिलेशनशिप शैल बी रिकॉग्नाइज्ड, कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में कपल रह रहा है और उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और उससे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, ठीक है, तो वो बच्चे को पहचान मिलेगी। इट हैज़ बीन द पोजीशन ऑफ लॉ सिंस 1976 एंड हैज़ बीन वाइडली अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ वेडलॉक आर लेजिटिमेट एंड कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि जो भी बच्चे वेडलॉक का मतलब वही होता है चाइल्ड ऑफ एन अनमैरिड पेरेंट्स। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो अविवाहित माता पिता से पैदा हुए हैं। अविवाहित माता पिता का मतलब वही है, ठीक है, मतलब आज की डेट में उसको एक नया नाम दे दिया गया है, दैट इज़ लिव इन रिलेशनशिप, बट बात वो एक ही है कि अगर दो लोग शादीशुदा नहीं है, उनके बीच में सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है और उससे अगर बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट भी कर सकता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। द रूल्स ऑल्सो स्टेट that as long as certificate or a provisional certificate of a live-in relationship is available, no landlord can refuse tenancy solely because a couple is not married। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे एक लड़का और एक लड़की अगर साथ में मकान लेने गए या कोई आप मकान ढूंढ रहे हैं, तो मकान वाले को ऑब्वियस सी बात है कि आपसे पूछेंगे मकान देने से पहले कि भाई तुम कौन हो, किसके साथ यहाँ रहोगे, है ना। तो जनरली होता क्या है कि जैसे अगर लड़कों को कोई मकान दे रहा है, खासकर अनमैरिड अगर लोग हैं, बैचलर हैं, तो उनसे ये कहा जाता है कि आप रह रहे हो तो लड़की यहाँ पर नहीं आनी चाहिए, है ना, या लड़कियाँ रह रही हैं तो उनसे कहा जाएगा कि लड़का यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट, नॉट स्ट्रिक्टली बट जनरली। तो अगर ये आपसे पूछा जाए और आप ये कहोगे कि हाँ मैं एक लड़की के साथ यहाँ पर रहूँगा, हम लिव इन रिलेशनशिप में हैं, तो जनरली, फिर से मैं सारी बातें जनरली कह रहा हूँ, नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब आप ये नहीं मानिएगा कि 100% ऐसा ही होता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मैं जनरल ट्रेंड में बात कर रहा हूँ। तो उसमें होता यह है कि जो लैंडलॉर्ड हैं, जो मकान मालिक हैं, वो मकान देने में हिचकिचाते हैं।
ठीक है, जनरली वो इस तरीके के लोगों को मकान नहीं देते। ये ट्रेंड आपने भी शायद देखा होगा। आई एम अगेन टॉकिंग जनरली, इन जनरल सेंस में, ठीक है। लेकिन अब ये है कि इस रूल में ये लिखा गया है कि अगर आप सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो कोई भी मकान मालिक जो है वो आपको सिर्फ इस आधार पर मकान देने से मना नहीं कर सकता है कि कपल जो है वो मैरिड नहीं है, ठीक है। इट कुड बी अदर रीजंस, मकान मालिक किसी और वजह से आपको मकान नहीं देना चाहता, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वो उसके भी सोल राइट्स हैं, उसके भी अधिकार हैं कि वो अपने मकान को किसको किराए पे दे या किसको ना दे। बट सिर्फ इस आधार पर वो आपको मना नहीं कर सकता कि आप एक लड़का और एक लड़की लिव इन में रह रहे हैं और आपकी शादी नहीं हुई है, तो सिर्फ इस आधार पर वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। एंड व्हाट हैपन्स इफ अ कपल फेल्स टू रजिस्टर। अब यहाँ पर बात आती है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में तो हैं, बट आपने अपने रिलेशनशिप को रजिस्टर अगर नहीं करवाया है तो क्या होगा। देखो, इस एक्ट के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपना लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर नहीं करवाता है विद इन 30 डेज, मतलब इस तरीके के रिलेशनशिप में आने के 30 दिन के अंदर अगर रजिस्टर नहीं करवाता है, तो फिर उसके ऊपर चार्जेस उसको फेस करने पड़ेंगे। और अगर वो कन्विक्ट होता है तो उसको 3 महीने की जेल और साथ ही साथ 10,000 रुपये का फाइन या दोनों चीज़ें हो सकती हैं। और रजिस्टर आइदर ऑन हिज ओन अकाउंट और बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट दैट अ पर्सन हैड नॉट रजिस्टर्ड देयर लिव इन रिलेशनशिप कैन इशू अ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। या तो रजिस्ट्रार को खुद पता लगे या फिर कोई कंप्लेंट कर दे कि दो लोग इस तरीके से रह रहे हैं और उनका लिव इन रिलेशनशिप रजिस्टर नहीं है, तो उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो रजिस्ट्रेशन के लिए नोटिस इशू कर सकता है। और अगर उस तरीके के नोटिस को कंप्लाई नहीं किया जाता, उस नोटिस में क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, उसमें एक पर्टिकुलर डेट दी होगी, लेकिन अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं, उस पर्टिकुलर डेट तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, तो फिर उसमें क्या होगा, फिर आपको चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। अपॉन कन्विक्शन मजिस्ट्रेट जो है वो इंडिविजुअल को 6 महीने तक की जेल, 25,000 रुपये का फाइन या दोनों ये लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इफ़ अ पर्सन हैज़ फाइल्ड अ फॉल्स कंप्लेंट अबाउट अनदर पर्सन द कंप्लेनेंट शैल बी कॉशन्ड एंड वार्न टू बी केयरफुल इन फ्यूचर। अगर किसी के खिलाफ किसी ने कोई झूठी कंप्लेन कर दी है, ठीक है, कोई झूठी शिकायत या फॉल्स कंप्लेंट कर दी है, तो कंप्लेनेंट यानी कि जिसने कंप्लेन की है उसको कॉशन किया जाएगा, उसको चेतावनी दी जाएगी और उसको वार्न किया जाएगा कि आप फ्यूचर में केयरफुल रहिएगा, इस तरीके की झूठी कंप्लेंट नहीं करनी है। अ फ्यूचर ऑफेंडर इन दिस रिगार्ड विल बी लाइबल टू पे अ फाइन एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और अगर बार बार कोई इस तरीके की गलती करता है कि किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेन कर रहा है, तो उसको फाइन देना होगा, और कितना फाइन देना होगा, जितना स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना, ठीक है। द रूल्स प्रिस्क्राइब दैट लैंडलॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड टू आस्क फॉर अ सर्टिफिकेट फॉर रेंटिंग अ हाउस टू एन अनमैरिड कपल। लेकिन ये भी है कि अगर अनमैरिड कपल को कोई लैंडलॉर्ड, कोई मकान मालिक अपना मकान दे रहा है, तो वो उनसे इस तरीके के सर्टिफिकेट मांगे, ठीक है, मकान देने से पहले इस तरीके का सर्टिफिकेट मांगे। और तो आप लोगों के लिए मैं, मतलब अब तो खैर देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अभी ये उत्तराखंड से चीज़ें शुरू हुई हैं, बट जिस तरीके से गवर्नमेंट का फोकस है यूसीसी को लेकर, तो धीमे धीमे 1 साल 2 साल में 5 साल में यूसीसी पूरे देश में लागू होगा, है ना। क्योंकि अब जैसे जैसे ये एक एक राज्य में करके धीमे धीमे आगे बढ़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में तो जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट ही है, तो वहाँ पर ये लागू होगा धीमे धीमे करके, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके के रिलेशनशिप्स वगैरह में हैं, अभी तो खैर मैं उत्तराखंड वालों के लिए बोल सकता हूँ, अगर आप हैं तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, ठीक है, क्योंकि बाकी फिर इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए फ़ाइन हो सकती है, जेल हो सकती है ना। और अगर आप मकान मालिक वगैरह हैं, तो किसी को आप जब कमरा किराए वगैरह पे दे रहे हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह मांगे, चलो ठीक है, आर्टिकल समझ में आया। क्योंकि फ़िलहाल ये चीज़ें उत्तराखंड में ही है, लेकिन बट ये धीमे धीमे आगे जाके और जगह आएंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। चलो आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की बात करते हैं। एक इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ है। द एस्केलेटिंग कन्फ्लिक्ट इन कॉन्गो। कॉन्गो में एक विवाद, एक कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है, और क्यों उसके नेबर्स यानी कि जो पड़ोसी हैं वो इस कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक M23 रेबल्स है। रेबल्स मतलब विद्रोही, ठीक है, जो वहाँ के आप कह सकते हैं कि पावर को या सत्ता को या गवर्नमेंट को क्या कर रहे हैं, उसका विद्रोह कर रहे हैं। और इन रेबल्स को कौन बैक कर रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? रवांडा, ठीक है। ये रेबल्स हैं कहाँ पर? DRC में,
दैट इज़ इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अब ये जो है वो साउथ की तरफ जा रहे हैं टूवर्ड्स बुकावू। बुकावू बेसिकली जो साउथ कीवू प्रोविंस है उसकी कैपिटल है, और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो इस देश पर यानी कि डीआरसी पर अपना जो कंट्रोल है, जो अपना एरिया ऑफ कंट्रोल है उसको बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, इन्होंने एक शहर है वहाँ पर दैट इज़ गोमा, उस शहर को जो है वो पहले ही कब्जा कर लिया है। अब ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर बेसिकली एक बीच में एक लेक पड़ता है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, दैट इज़ लेक कीवू। तो लेक कीवू के नॉर्दर्न एंड पर ये शहर पड़ता है दैट इज़ गोमा। अब ये वहाँ से नीचे की तरफ को जा रहे हैं और उस लेक के बिल्कुल सदर्न साइड में पड़ता है दैट इज़ बुकावू, जो साउथ कीवू प्रोविंस की कैपिटल है। ठीक है, तो अब ये लेटेस्ट फाइटिंग जो है वो बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट यहाँ पर चल रहा है, डिकेड्स ओल्ड कन्फ्लिक्ट है ओवर पावर, आइडेंटिटी एंड रिसोर्सेज, जिसकी वजह से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो मारे गए हैं, और 1 लाख से ज़्यादा 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। अब ये हो क्या रहा है, देखो ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एक कंटेक्चुअल तरीके से समझ सकें, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया M23 रेबल्स, वो याद रखिएगा। बाकी मैं आपको इसका थोड़ा फिर जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा, मैप वगैरह में चलेंगे हम, पहले मैं इसको कवर करता हूँ। ये रेबल्स जो हैं वो गोमा एंटर करते हैं। गोमा बेसिकली नॉर्थ कीवू प्रोविंस की कैपिटल है। 27 जनवरी की रात वहाँ पर ये पहुँचते हैं और इन्होंने शहर का जो एयरपोर्ट है उसको 28 जनवरी की शाम तक उसको सीज कर लिया, मतलब उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। आफ्टर फेसिंग पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस इन स्ट्रेटेजिक एरियाज, कुछ एरियाज में थोड़ा सा इनको विरोध झेलना पड़ा बट बाकी इन्होंने कब्जा कर लिया। हंड्रेड्स ऑफ गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड अलाइड मिलिशिया लेड डाउन देयर वेपन्स। ठीक है, जो सरकारी ट्रूप्स हैं, जो एलाइड मिलिशिया हैं, उन्होंने अपने हथियार डाल दिए और 30 जनवरी की मॉर्निंग तक इन्होंने इस पूरे के पूरे शहर के ऊपर कब्जा कर लिया। और वहाँ पर अभी स्थिति ये है कि कई सारे जो कॉप्सेज हैं, जो लाशें हैं, वो सड़कों पर पड़ी हुई है। उसके बाद से ये जो M23 फाइटर्स हैं ये साउथ की तरफ जा रहे हैं टूवर्ड साउथ कीवू, और ये वहाँ पर जो कोंगोलीज आर्मी यानी कि जो कोंगो की आर्मी है उससे लड़ रहे हैं और उसके एलाइज से लड़ रहे हैं, जिसमें बुरुंडियन ट्रूप्स हैं। तो यानी कि जो बुरुंडी के ट्रूप्स हैं वो कोंगो की आर्मी को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यूनाइटेड नेशन ने थर्सडे को यहाँ पर रवांडन ट्रूप्स को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है कि जो रवांडा के ट्रूप्स हैं वो भी साउथ कीवू की तरफ आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके, और इस पूरे के पूरे जो कन्फ्लिक्ट में बुरुंडी और रवांडा के ट्रूप्स का जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से ये एक खतरा महसूस हो रहा है कि ये फाइटिंग सिर्फ कॉन्गो में ना होते हुए ये हो सकता है कि ये एक रीजनल कन्फ्लिक्ट का रूप ले ले। ठीक है, अभी M23 रेबल्स कौन है? M23 विच रेफर्स टू मार्च 23 2009 अकॉर्ड। ठीक है, 2009 का एक अकॉर्ड था जिसने एंड किया था प्रीवियस तुत्सी लेड रिवोल्ट इन ईस्टर्न कॉन्गो। ठीक है, तो बेसिकली इज द लेटेस्ट ग्रुप ऑफ एथनिक तुत्सी लेड इंसर्जेंट्स टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द कॉन्गोलीज फोर्सेज। ये बेसिकली वहाँ का एक एथनिक ग्रुप है दैट इज तुत्सी, उनके ही ये इंसर्जेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्गो की फोर्सेस के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं, और इन्होंने ये जो करंट विद्रोह, जो करंट रिबेलियन है, ये 2022 में शुरू किया था। अब इस ग्रुप ने जो है वो सरकार के ऊपर आरोप लगाया है कि ये जो पीस डील हुई थी सरकार ने उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया। ठीक है, और इन लोगों को यानी कि तुत्सी जो लोग हैं उनको अपने आर्मी में और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सही तरीके से शामिल नहीं किया, और इन लोगों ने ये भी कसम खाई है कि ये तुत्सी लोगों के जो हित हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उनको डिफेंड करेंगे, पर्टिकुलरली अगेंस्ट द एथनिक हुटू मिलिशियाज। ठीक है, हुटू मिलिशियाज कौन है? द डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा। FLDR जो है इसको फाउंड किया गया था बाय द हुटूज, जो रवांडा भाग गए उसके बाद, जब 1994 में एक जेनोसाइड होता है जिसमें लगभग 1 मिलियन तुत्सीज है ना, और कुछ हुतूस की जो है वो जान जाती है। अब रवांडा इसमें क्यों इन्वॉल्व है? तो कॉन्गो की जो सरकार है और कुछ UN ऑफिशियल्स और वेस्टर्न पावर्स इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने कॉन्गो के नेबर रवांडा के ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो इस कन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है। कैसे? अपने थाउजेंड्स ऑफ ओन ट्रूप्स और हैवी वेपन्स जो है वो M23 के सपोर्ट में दे रहा है कॉन्गो के सॉइल में, यानी कि कॉन्गो के एरिया में। एक्विजिशंस किस आधार पर है? 2022 में एक रिपोर्ट आई थी बाय UN ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, जिसमें यह कहा गया था कि ऐसे सॉलिड एविडेंस हैं, ऐसे मजबूत साक्ष्य हैं, सबूत हैं कि रवांडन ट्रूप्स जो हैं वो M23 रेबल्स की तरफ से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरीके की एक
रेबल फाइटिंग चल रही है कहाँ, डीआरसी में, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। और वहाँ पर जो रेबल्स इन्वॉल्व हैं दैट इज नोन एज M23 रेबल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे अगर शॉर्ट में पूछा जाएगा तो पूछा जा सकता है कि M23 क्या है, या M23 रेबल्स कौन से देश से रिलेटेड हैं। ठीक है, या फिर अगर इसका जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव पूछा जाए तो वो हम थोड़ा सा मैप में चल के देखते हैं। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये अफ्रीका है। इस अफ्रीका के अगर आप यहाँ पर देख पाएंगे सेंटर में आपको एक बड़ा सा देश दिखाई दे रहा है, दैट इज़ DRC। यही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 देशों का जिक्र है इस कन्फ्लिक्ट में, मैंने जो आपको जिक्र किया। एक है DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वन इज़ रवांडा एंड थर्ड इज़ बुरुंडी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन देशों के आपको जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो किस किस देश के साथ लग रहे हैं वो देखना है। तो सबसे पहले दिस इज DRC। तो DRC अपना जो बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस तरफ कर रहा है अंगोला से, इस तरफ कर रहा है जाम्बिया से, इस तरफ कर रहा है तंजानिया से। बाकी 2 तो ये हो ही गए, दिस इज रवांडा, दिस इज बुरुंडी। ऊपर ये शेयर कर रहा है ये वाला देश, ये कौन सा देश है, दिस इज युगांडा। ठीक है, दिस इज युगांडा। इसके बाद ऊपर साउथ सूडान, इधर कर रहा है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से, और इस तरफ कर रहा है ये वाला देश कौन सा है, दैट इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका में ऐसे 2 देश हैं, एक है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये वाला देश है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो इन सब के साथ ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। क्लियर हो गई बात, यस और नो। ठीक है, तो आपको एक तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि कौन ये किस किस देश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो DRC का मैंने आपको बता दिया, अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दिस इज युगांडा एंड दिस इज साउथ सूडान। ठीक है, ये वाला बताया ना मैंने आपको, साउथ सूडान। ये वाला है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये वाला, दिस वन इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एंड दिस वन इज रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, तो ये DRC के बॉर्डर्स हो गए। इसके बाद अगर हम रवांडा बुरुंडी की बात करें तो देखो, ये जो आपको यहाँ पर ये 2 छोटे छोटे देश दिख रहे हैं, आई होप दिख रहे होंगे, इसमें से ये जो ऊपर वाला है दिस इज रवांडा, नीचे वाला है बुरुंडी। तो रवांडा अपने बॉर्डर शेयर करता है एक इसके साथ दैट इज तंजानिया, एक इसके साथ दैट इज युगांडा, और एक इसके साथ दैट इज DRC। सिमिलर, और नीचे यहाँ पर विद बुरुंडी एज वेल। सिमिलरली अगर मैं बुरुंडी की बात करूँ तो एक तरफ तंजानिया, ठीक है, ये पूरा तंजानिया है, दूसरे साइड DRC, और तीसरे साइड ऊपर रवांडा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये समझ गए कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बॉर्डर्स। इसके बाद अगर मैं आपको रवांडा दिखाऊं, दिस इज रवांडा, ये आपका DRC का जो बॉर्डर लग रहा है। यहाँ पर जो ये लेक है, ये जो लेक आपको दिखाई दे रहा है बड़ा सा, दिस इज लेक कीवू। और इस लेक के नॉर्दर्न एंड पर आपको एक शहर दिखाई दे रहा होगा जो मैंने आपको बताया, दैट इज गोमा, और नीचे दिखाई दे रहा है बुकावू। ठीक है ना, दिस इज गोमा, दिस इज बुकावू। ये लेक है, दिस लेक इज लेक कीवू। ठीक है, इसके बाद बुरुंडी और जो आपका ये है दैट इज बुरुंडी और DRC में जो ये मैप लगता है, ये वाला जो ये है लेक, ये बड़ा सा लेक आपको दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी लंबा सा लेक है। मैं आपको थोड़ा सा अगर इसको ऐसे दिखाऊं, देखो दिस इज, आपको दिख रहा है मैं ये, हाँ ये देखो, ये DRC है, ये नीचे वाला बुरुंडी है। यहाँ से ये जो लंबा सा लेक है इस तरीके के बॉर्डर पर लाई कर रहा है, ये कौन सा लेक है, इस लेक का नाम है लेक टेंगैंगिका। ठीक है, याद रखिएगा नाम, लेक टेंगैंगिका। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेक टेंगैंगिका, लेक टेंगैंगिका। ठीक है, ये लेक है ये वाला जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला जो लेक आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 3 देशों के बॉर्डर से लाई कर रहा है। बेसिकली नीचे भी है एक DRC, ये वाला बुरुंडी, ये वाला तंजानिया, और ये नीचे जो देश है दैट इज जाम्बिया। ठीक है, तो बेसिकली 4 देशों के बॉर्डर पे ये लाई करता है, वन इज बुरुंडी, वन इज DRC, वन इज तंजानिया, वन इज जाम्बिया। दिस इज लेक तंजानिया। और ये ऊपर जो लेक मैंने आपको बताया रवांडा और DRC के बॉर्डर पे लाई करता है, दैट इज लेक कीवू। उसी लेक कीवू के नॉर्थ में गोमा है, नीचे बुकावू है। ठीक है,
समझ गए बात? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेक को लेकर पूछा जा सकता है, और जो आपके इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनको लेकर भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो डीआरसी को इंटरनेशनली बॉर्डर करते हैं, या रवांडा को करते हैं, या बुरुंडी को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैप भी हो गया, और बाकी तो क्या चर्चा न्यूज़ में चल रही है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें शेयर करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि आप अगर प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं इस साल की, तो आप इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर उसमें एनरोल कर लें, जिसमें आपको जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, सीसेट तीनों ही चीज़ें मिल जाती हैं ओनली एट 849 रुपीज़। सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स के अगर आप टेस्ट चाहते हैं तो वो 699 में मिल जाएंगे। ओनली जनरल स्टडीज़ अवेलेबल 449, ओनली करंट अफेयर्स 299, एंड सीसेट के अगर आप 10 फुल लेंथ टेस्ट चाहते हैं तो वो आपको 249 में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं, वहाँ से आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट, कोई क्वेरी अगर आपको होती है तो आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा सीसेट का जो रेगुलर बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस तो वहाँ पर नहीं है, रिकॉर्डेड क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं। ओनली 999 में ये बैच अवेलेबल है। ठीक है, 4 जून से बैच शुरू हुआ है, अब ऑलमोस्ट 1 महीना पूरा होने को है इसमें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये एक ऐसा बैच है, अगर आप इसको एक बार ज्वाइन करते हैं तो ये गारंटी है कि अगर आपको जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वो अगर आप ठीक से सही से फॉलो करते हैं, और जो भी बातें आपको क्लास में बताई जाती हैं अगर आप उनको हूबहू एज इट इज़ फॉलो करते हैं, तो आपका सीसेट क्लियर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट कंडीशन वही है कि आपको चीज़ों को ठीक तरीके से फॉलो करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 999 में बैच है, कोई महंगा नहीं है, और वो भी एज सच जो क्वालिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग। कोई डाउट अगर होता है इस कोर्स को लेकर तो आप यहाँ पर जो नंबर दिया गया उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपको वीडियोज़, किसी भी वीडियो कोर्स में आपने एनरोल किया हुआ है तो ऐप डाउनलोड करने से फ़ायदा ये होगा कि आप वीडियोज़ को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जाने से पहले एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं, कुछ भी आप नया सीख रहे हैं, कुछ हेल्प आपको हो रही है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प होगी हमारी भी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कमेंट्स हैं, वो आप, मतलब जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी इवनिंग में एक वीडियो हम लोग और पोस्ट करेंगे, क्योंकि हमारी जो वो सीरीज़ चल रही है बजट वाली, उसको भी कंप्लीट करना है। इन द कमिंग नेक्स्ट 4-5 डेज़ में हम उस सीरीज़ को कंप्लीट कर लेंगे। एक एक वीडियो डेली आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना? तो इसको भी आप तब तक देखिएगा, और शाम को फिर उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अभी के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।